पर्वतीय क्षेत्रों में हम देखें तो जनजातीय गौरव दिवस स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। नवंबर के महीने में हम उसे गौरव के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का काम हमारी केंद्र सरकार, पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदाय का जो योगदान है वो उसको स्थापित करने के लिए दर्जनों जगहों पर ऊपर जनजातीय म्यूजियम संग्रहालय बनाए गए, जिसमें उनके इतिहास की गौरव गाथाओं को। इसलिए एक तरफ केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में शानदार तरीके से काम करती हुई सरकार, दूसरी तरफ राजस्थान को परेशान, हैरान और लहूलुहान करती हुई अशोक गहलोत जी की सरकार। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? बताइए, राजस्थान एक ऐसा राज्य रहा जो अद्भुत है। किसी पॉलिटिकल पार्टी की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ होगा कि वो जिसको अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे वो बागी हो गए। अशोक गहलोत जी की बात है। जहां का मुख्यमंत्री बागी खेमे में माना जाए, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी बागी खेमे में माना जाए, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी बागी खेमे में माने जाए। जहां पर केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में वो अजय माकन जी की बाइट आपको याद होगी, जो विधायक मिलने नहीं आए, मैं जाकर हाई कमान से शिकायत करूंगा, बड़े बे आप लोग होकर तरह पूछे ये स्थिति देखने को मिली हो। और अब क्या कहा जाए, ये तथाकथित मोहब्बत की दुकान चलाने वालों के दिल में एक दूसरे के लिए क्या मोहब्बत है, भाई मैं नहीं कह रहा हूं, वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बकौल कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जिंदाबाद और राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुर्दाबाद। इसके बाद भी कुछ कहने को रह जाता है, क्या वाद, क्या विवाद, क्या संवाद, क्या प्रवाद। इसीलिए राजस्थान की जनता को इन कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की जनता इन चुनावों में निर्णायक, प्रभावी और प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देगी और अशोक गहलोत जी की सरकार से जिस प्रकार के कष्ट मिल रहे हैं उनका निवारण। एक बिंदु में और कह देना चाहता हूं, मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं कि राज्यों के चुनावों में आप अंतर्राष्ट्रीय विषयों को क्यों ले आते? कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित करती है, हमास के मुंह में दही जमा के क्यों बैठे? हम भी फिलिस्तीन के पक्ष में हैं, परंतु भारत सरकार की स्थापित नीति है 70-75 वर्षों से कि शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा इजराइल के साथ सह अस्तित्व के साथ, अगर आप वार्ता पे ध्यान है, शांतिपूर्ण पे ध्यान है, सह अस्तित्व पे ध्यान है, वहां पर एक दूसरे को बर्बाद करने का विचार है। उसके बाद पूछना चाहता हूं, ये रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कभी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया? भाई बताएं कौन से इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर उन्होंने प्रस्ताव पारित किया? उसके बाद प्रियंका गांधी जी का ट्वीट, उसके बाद सोनिया गांधी जी आर्टिकल लिखती है, क्रोनोलॉजी देखिए, यानी घटना का कालानुक्रम देखिए। फिर केरल में हमास का एक आतंकवादी रैली को संबोधित कर देता है और इसके बाद भी केरल से कश्मीर तक सेक्युलरिज्म के सारे सूरमा हमास के मामले पे मौन साधना में है और राम मंदिर के मामले में मुखर विरोध में। यानी अब बिल्कुल साफ है कि यह तथाकथित INDIA गठबंधन जो कहता था जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, अब साफ लग रहा है इनका नारा है जुड़ेगा कट्टरपंथी, जीतेगा हमास। इसलिए मैं उनसे यह भी पूछना चाहता हूं, हमारी नीति बहुत साफ है बतौर भारतीय जनता पार्टी, हमारी नीति बहुत साफ है केंद्र सरकार के ऊपर, आप अपनी नीति बताइए। अफसोस क्या है कि आतंकवाद या हो अपराध, हर चीज को सियासत के तराजू पर तौल कर देखा जाता है। ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्य। इसलिए मैं अंत में पुनः ये कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जी के शासनकाल में नौजवान हैरान, किसान परेशान, कानूनी व्यवस्था लहूलुहान,
सत्ताधारी दल ने घमासान किताबों में महाराणा प्रताप की जगह थी, अकबर महान, परंतु अब की बार इस सरकार को निश्चित रूप से बदलेगा राजस्थान। राजस्थान में लगभग 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, आजादी के 78 साल, 55 साल। कोई पार्टी केंद्र में 50-55 साल शासन किया, कोई पार्टी नई नवेली पार्टी हो, आजकल है ना एक आध नई नवेली पार्टी हो, नई नवेली की अजब अजमेरी भी है, अपने आप में एक पहली है, वो कहे कि हाँ साहब हम आएंगे और हम ये कमाल कर देंगे, ये कर देंगे, समझ में आता है। आप तो सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहे हुए हैं, सरकार में रह के चुपे चुकाए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हैं, अब आप क्या कह रहे हैं? और 50-55 साल सिर्फ आपकी पार्टी का शासन नहीं रहा, ज्यादातर समय आपके खानदान का शासन रहा, परिवार का शासन रहा, तब नहीं क्या और अब कहते आप कर देंगे। तो वही जो एक कहावत है कि बाप न मारी मेढकी बिटवा तीरंदाज, अब आके समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये साफ दर्शाते हैं वादे खोखले। हाँ, इन्होंने जो वादा किया था ना किसान से पूरा हुआ ना नौजवान का पूरा हुआ। गारंटी किस बात की मिली? गारंटी मिली अर्थव्यवस्था को ध्वस्त होने, गारंटी मिली राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था को, गारंटी मिली महिलाओं के अत्याचार, गारंटी मिली पेपर के लीक, गारंटी यह भी हो सकती है इनकी सरकार आने के बाद कि ये सरपंच से जुदा जैसी घटनाओं की भी गारंटी होगी। इसलिए राजस्थान की विवेकपूर्ण जनता ये समझती है। मैं पुनः कह रहा हूं, अपराध में भी टॉप पे, आतंकवाद का समर्थन देने में भी टॉप पे, और पेट्रोल डीजल की कीमत में भी टॉप। इसीलिए मैंने अर्थव्यवस्था की परिवर्तन प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद हुआ। अगर आप याद करें तो हमने बलात्कार के आरोपियों की सजा बढ़ाई, माइनर्स के साथ बलात्कार करने वालों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था ताकि उसके ऊपर कड़ाई से कार्य हो। और सकारात्मक पक्ष में देखें तो महिलाओं को 6 महीने का पूर्ण वेतन के साथ मातृत्व अवकाश को हमने सुनिश्चित। अगर आप उस ढंग से देखिए तो पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी महिलाओं का पहली बार कमीशन हमारे टाइम में शुरू हुआ, और फाइटिंग फोर्स में भी, और जो युद्धक विमान उड़ाते हैं उनमें भी शुरुआत हुई। और उन सबसे ज्यादा अगर देखें, भारत की संसद ने अभी अपने पिछले विशेष सत्र में नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित करके महिलाओं के लिए विधानसभा और संसद में स्थान किया। इतना ही नहीं, चांद के अछूते कोने को छूने वाला भारत पहला देश बना। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पॉइंट का नाम भी पॉइंट शिव शक्ति रखा। मुझे लगता है जमीन से आसमान तक महिलाओं को काम से लेके सम्मान तक जो स्थान मोदी की सरकार ने दिया है वो आरोप लगा। कारण क्या है, इनको क्या जरूरत है, तो पूरा वैसे ही अंदर कर लेते हैं। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, चेक के द्वारा पैसा देने का तो प्रावधान था, ये तो मांग इन्हीं लोगों ने उठाई थी कि गोपनीय होना चाहिए। अदरवाइज चेक का प्रावधान तो पहले भी था, कोई भी संगठन या व्यक्ति या संस्थान या बिजनेस हाउस चेक के द्वारा किसी भी उसको दे सकता है। तब स्वयं कहा कि नहीं, चेक से द्वारा नहीं, क्योंकि उससे तो हर चीज एक्सपोज हो जाती है। जब यह व्यवस्था की गई, एक्चुअली में इनके सामने समस्या क्या है कि इन्हें कोई भी चीज नंबर 1 पे चाहिए ही नहीं, आदत और फितरत बन गई है नंबर 2, इसलिए ये बात। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सेमीफाइनल मानते, देखिए बहुत लोग सेमीफाइनल करते रहे साहब पिछले 9-9.5 सालों में, कितने बदलाव आ गए। अभी तो मैं तो सिर्फ ये मानता हूं कि हमें और अगला जनादेश 2024 में मिलने वाला उसको भी हम सेमीफाइनल ही मानते हैं। क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन तो वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा है कि 25 साल का अमृतकाल समाप्त होते होते भारत को नंबर 1 की अर्थव्यवस्था और विकसित। अगर उदयपुर संवाद की बात करें तो अभी तक कोई भी ब्राह्मण कम्युनिटी से टिकट नहीं दिया गया। एक बड़ा जातीय समीकरण जो है आप देखिए कोशिश की जाती है, कहीं कहीं विफलता रही। अब देखिए जो आपने बात कही टिकट वितरण के समय कई जगहों पर एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं, वो योग्य होते हैं, समर्पित, परंतु वो सारी बातें तात्कालिक रूप से भावनात्मक आवेग आ सकता है। अब सारी चीजें क्रमशः स्थापित, क्योंकि हमारे और कांग्रेस के चरित्र में एक मूलभूत अंतर है। हम विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित, कांग्रेस सत्ता प्रेरित लीडर आधारित। इसलिए
वहां पे टकराव अलग है, वहां पर आप देखते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 3 राज्यों में रहे, 3 राज्यों में एक जगह बताइए जहां ये 2 महीना फंसे। यहाँ गहलोत जी और पायलट जी, तो वहां कमलनाथ और विजय सिंह, तो वहां सिंहदेव और भूपेश। मतलब कांग्रेस की तो पूरी स्थिति ये है कि चक्की चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबित बचे। अब जहां तक आपने कहा किसी समुदाय को देना, हमारी सरकार सभी समुदायों को बगैर कोई विचार किए हुए ईमानदारी से लाभ पहुंचाती है, पार्टी सभी को सम्मान और स्थान देती। मगर आपने कहा तो मुझे बात है, देखिए राजनीति किस प्रकार की है कि एक समुदाय को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रहो और दूसरे समुदाय को तरह तरह से तोड़े रहो। कभी उत्तर दक्षिण में तोड़े रहो, कभी तमिल हिंदी में तोड़े रहो, कभी अगले पिछड़े में तोड़े रहो। ये षड्यंत्र समझने की आवश्यकता है। और यह भी हो सकता है कि षड्यंत्र वहां से निकला हो क्योंकि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बयान नहीं था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदी में कहेंगे तो हिंदू धर्म का समूल नाश, और उसके बाद ये बातें हुई हैं। इसलिए जब वो जाति पंथ की बात करते हैं तो उनका दोहरा चरित्र बहुत साफ है। त्रिवेदी साहब, एक सेकंड है ना, कांग्रेस की एक 51 से लेकर आज तक 72 साल में एकमात्र राजनीति करने, इसका कोई पर्टिकुलर डिवीजन नहीं। कई बार हमारे यहाँ से भी कुछ नेता पार्टी छोड़ के गए, परंतु उन्हें एहसास हुआ कि जो मान सम्मान स्वाभिमान उन्हें भाजपा में मिला वो कहीं नहीं मिला, सब सौहार्दपूर्ण ढंग से वापस आए। इनका जो छोड़ के गया पार्टी साफ। चलिए लास्ट, इसलिए आप देखिए ना, ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, शरद पवार भी कांग्रेस में थे, जगन मोहन रेड्डी भी कांग्रेस में थे, तो इसलिए उनके यहाँ का जो द्वंद्व है वो बहुत भीषण। यहाँ के लिए बहुत सकारात्मक प्रभावी अद्वितीय काम किए हैं हमारे जो उनके उत्तराधिकारी हैं ताराचंद जी जैन साहब। निश्चित रूप से उनकी विरासत को आगे बढ़ाते हुए और बेहतर तरीके से उन्हीं के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। और हमारे फूल सिंह जी, मैं ये भी कह दूं, देखिए संयोग से ताराचंद जी हैं, फूल सिंह जी, घनघोर अंधकार जब होता है उसके बाद तारा चमकता है। तो मुझे विश्वास है कि तारा चमकेगा और तारा चमकने के बाद फूल खिलता है और फूल खिलने के बाद मेवाड़ का जो प्राचीन चिन्ह है सूर्य, वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो जब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी में प्रखरता के साथ चमक रहा है, तो प्रखरता की यह धरती भी उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगी। त्रिवेदी साहब, मेरा एक सवाल था कि राजस्थान और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई है वो, और राजनीतिक चुनाव, इसका कोई आपस में संबंध नहीं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, 2014 की बात हमारी सरकार आई है, वो 2014 से पहले ये बता दें कि उनके किसी नेता के ऊपर कभी उसने जांच एजेंसियों या कोर्ट कचहरी के चक्कर न काटे। मनमोहन सिंह जी की बात नहीं कर रहा। पीवी नरसिम्हा राव भारत के इतिहास के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने पद से हटने के बाद कचहरी में खड़ा होना पड़ा भ्रष्टाचार का। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पहले प्रधानमंत्री थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में घेरे में थे। लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल चले, तो बताइए 86 में राजीव गांधी जी लपेटे गए, 93 में आए नरसिम्हा राव जी, 97 में लालू जी जेल चले गए, पर्ची फाड़ना 2014 के बाद। इसलिए भ्रष्टाचार कांग्रेस का स्वाभाविक सहज चरित्र है। इसलिए अगर आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लें, ये उनके नेचर में रिफ्लेक्ट होता है, उनकी प्रकृति का हिस्सा है। दूसरी तरफ मोदी जी का बहुत स्पष्ट कहना है कि हम भ्रष्टाचार से प्रभावी और निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। और इसीलिए आप देखिए, एक वो सरकार थी जिसमें 1 रुपया चलता था 15 पैसे पहुंचता था, अब 100 का 100 पैसे।